हेलो गाइस। तो कहानी स्टार्ट होती है जोसन डायनेस्टी के टाइम्स से। उस समय जब अंधविश्वास अपने जोरों पर होता था तो एक रेड टेल वाला स्टार था जो कि 2 महीने से आकाश पर चमक रहा था। लोग उसे बैड लक की निशानी समझते थे और साथ ही साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि इतने अरसे से बारिश ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खाने पीने को जो चीज़ें थी ख़त्म हो रही थी, फेमाइन आ चुका था। लोगों को ऐसा फील होता था कि शायद हमारे बीच कोई ऐसा अपराधी है कि जिसकी वजह से गॉड ने हमें पनिश किया हुआ है। इन दी एंड रॉयल कोर्ट की तरफ से यही फैसला आता है कि एक लेडी है जो अपने ज़माने से बहुत मॉडर्न ख्यालात रखती थी। इतने में रॉयल कोर्ट का एक फैसला आता है और ये डिसीजन था कि लेडी कांग को मौत की सजा दी जाती है। लेडी कांग कौन थी? एक्चुअली ये उस जमाने में एम्परर की एक कॉन्क्यूबाइन थी, लेकिन लोग उससे नफरत करते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत ही मॉडर्न और लिबरल विचार रखती है, जो कि अपने समय से बहुत आगे के दौर के थे, और उसी के सिंस की वजह से गॉड ने हमें ये सजा दी है। अब जब लेडी कंग के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए रॉयल ऑफिशियल्स पहुंचते हैं तो उस समय वो एक पेंटिंग बना रही थी। जो उसकी सेविकाएं थी वो तो सारी रो रही थी कि आप इस दुनिया से जाने वाली हैं, लेकिन वो एकदम शांति से पहले तो अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती है और फिर बाहर आती है। डिसीजन तो उसने सुन लिया था कि ये लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, लेकिन वो एकदम शांत रहती है, लेकिन इतना जरूर बोलती है कि कोई भी फूल हमेशा के लिए ब्लॉसम नहीं करता रहता। और फिर इतने में उसके सामने जहर का एक प्याला था जो उसे पीना था, यही उसकी सजा थी। अब वो ये प्याला उठाती है। सब हैरान थे कि एकदम शांति से ये एक्सेप्ट करने वाली है, लेकिन वो उस प्याले को तोड़ देती है। और फिर हमें रॉयल कोर्ट का सीन दिखाते हैं। एम्परर बैठा हुआ था। एम्परर को एकदम मिस्टीरियस सा दिखाया हुआ था क्योंकि हमें उसका फेस शो नहीं करते। दूसरी तरफ लेडी कांग ने गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ बगावत कर दी थी। वो कहने लगती है कि आखिर को मेरी सजा क्या है, यही कि मैं एक नीच जात की होते हुए भी नोबल फैमिलीज के लोगों से ज्यादा अच्छे विचार रखती हूँ, उनके बीच बैठती हूँ, उन्हें टक्कर देती हूँ। क्या मेरी गलती ये है कि मैंने तुम लोगों के लिए कोर्ट और लॉ के सिस्टम को अरेंज किया था जो पहले कोई कर नहीं पाया था? अगर ये मेरी गलती है तो ठीक है, फिर मैं सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सजा ये जहर का प्याला पीना नहीं बनती। अब उसको जहर पिलाने के लिए बहुत सी सेविकाएं लाइन में खड़ी हुई थीं। वो हर किसी का प्याला तोड़ती जा रही थी। इन दी एंड वो लोग उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसे जहर पिला देते हैं। इतने में वो देखते हैं तो आसमान पर बादल छा गए थे। हर कोई हैरान था कि जैसे ही इसको सजा दी है उसी समय हम पर बारिश बरसने वाली है। इसका मतलब है कि यही वो अपराधी था जिसकी वजह से हम पर बुरा समय आया हुआ था। लेकिन उस टाइम पर बारिश के 2-4 कतरे ही गिरते हैं और फिर उसके बाद फ्रॉस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। हर कोई हैरान था कि गर्मियों के मौसम में स्नोफॉल कैसे हो रही है। और फिर इसके साथ ही वो देखते हैं कि बादल गायब हो गए हैं। आसमान पर फिर से सूरज चमकने लगता है और ये सीन आया था जिसे देखकर हर कोई डर गया था। वो था सोलर एक्लिप्स का सीन, जो कि रेड कॉमेट से भी ज्यादा बैड लक की निशानी माना जाता था। और उसी टाइम पर जब सोलर एक्लिप्स था, उसे देखते देखते ही लेडी कंग इस दुनिया से चली जाती है। वो सोच रही थी कि क्या इस तरह से मेरा अंत होना था। और फिर इसके साथ ही थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख खुलती है, लेकिन ये क्या, उसके तो कपड़े भी चेंज थे। और वो सोचने लगती है कि ये सूरज इतना करीब क्यों आ गया है। और फिर देखती है तो वो तो कैमरा की लाइट्स थी। उसने 300 साल आगे टाइम ट्रैवल कर लिया था और उसकी आत्मा किसी के शरीर में एंटर हो चुकी थी, जो कि यहाँ पर इस समय उसी ड्रामे की शूटिंग में लगी हुई थी, जहाँ पर हिस्ट्री का ये सीन दिखाया जा रहा था, लेडी कांग को किस तरह से पॉइजन दिया गया था। लेकिन लेडी कांग तो एकदम हैरान ही रह जाती है। हर तरफ लोग अजीब अजीब से कपड़ों में फिर रहे थे। ये सीन था तो उसी के ही महल का, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत अनजाना सा फील हो रहा था। ऐसी ऐसी चीजें थी जो उसने पहले कभी देखी ही नहीं थी। वो सोचने लगती है कि हाँ, ये क्या हो रहा है। आजकल लोग कितने बेशर्म हो चुके हैं। देखो, लड़की अपनी टांगी नंगी करके फिर रही है और बाकी लड़कों ने कितने अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। लड़कियां लड़कों से कैसे खुलेआम बातें कर रही हैं। अभी वो इस शौक से निकली ही नहीं थी कि इतने में एक सैनिक आगे बढ़ता है और उसे वो फैसला सुनाने लगता है कि तुम्हें मौत की सजा दी गई है। और फिर वो रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो इतने दमदार जवाब दे रही थी जो कि स्क्रिप्ट से तो बाहर थे, लेकिन फिर भी डायरेक्टर को बहुत पसंद आते हैं। वो कहता है सीन चालू रखो। जो आगे बढ़ता है उसे मारती है, गिराती है। ये सीन तो रियल से भी ज्यादा अच्छा शूट हो रहा था। फिर उसके बाद सीन कट हो जाता है और फिर सारे लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेडी कंग को जब सैरी के नाम से बुलाया जाता है
तो वो तो हैरान ही रह गई थी। और एक लड़की थी जो उसकी फ्रेंड बनकर उससे बात कर रही थी। कहती है, तुम्हारे में क्या आ गया था, स्क्रिप्ट के बाहर कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी तुम। लेकिन मेन हीरोइन को ये सारा कुछ पसंद नहीं आया, तुम स्टैंड बाय थी, उससे अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकती हो। अब कांग तो हैरान ही रह गई थी कि मेरा नाम ये सैरी यूं ले रही है। लेकिन सिर्फ एक ये चीज नहीं थी, और भी बहुत चीज थी उसके सरप्राइज रहने के लिए। यहाँ पर कुछ फॉरेनर लेडीज थी। वो सोचती है कि इनके पीले पीले बाल, नीली नीली आंखें, ये सब तो मैंने बुक्स में पढ़ा था। वेस्ट के लोगों के ऐसे ही गेटअप होते थे, और ये हमारे महल में ऐसे सरेआम क्यों घूम रही हैं? कहीं मेरे सोए सोए हमारे महल पर कोई हमला तो नहीं हो गया? और इतने में वो फिरंगी लेडीज उसके पास आती हैं और उसके साथ एक सेल्फी बनाने लगती हैं। कहती हैं, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, पिछला शौक क्या काफी नहीं था? वेल यहीं पर ही वो उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर जाकर देखती है अपने फेस को, उसका फेस थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा था। वैसे लेडी गंग काफी स्मार्ट थी, और अपने जमाने में भी वो बहुत मॉडर्न विचार रखती थी। उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि वो किसी ऐसी जगह आ चुकी है जो कि उसके जमाने की बिल्कुल भी नहीं है। इतने में उसे याद आता है कि उसे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि उसे डेथ सेंटेंस मिलने वाली है, और इसीलिए उसने एक शमन से कांटेक्ट किया था। उस शमन ने कहा था कि मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। वो जैसे ही उसका खून लेती है तो उसके साथ ही उसे कहने लगती है कि इस पर मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम मरोगी, लेकिन फिर जीने के लिए। और अब उसे समझ आती है कि मैं मरी थी लेकिन अब जी चुकी हूँ। इतने में उसकी बेस्टी उसके पास आती है, और वो भी एक एक्ट्रेस ही थी। वो उसे सेओरी कहकर जब उससे बातें कर रही थी तो सेओरी को ऐसा लगता है कि इस समय मैं कोई उल्टी सीधी बात बोलूं, उससे बेहतर है कि मैं शांत ही रहूं और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करूं कि यहाँ के लोग कैसा बिहेव करते हैं। और बस इतने में ही मेन एक्ट्रेस उसके सामने आ जाती है, जो कि अपनी सीईओ के साथ थी। वो लोग सेओरी को बहुत बुरा भला कहते हैं। सेओरी को फेस रीड करना बहुत अच्छे से आता था। वो समझ जाती है कि ये कोई अच्छे इंसान नहीं है। और वैसे भी उस सीईओ ने अपने फेस पर इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई थी कि उसका असल चेहरा नहीं बल्कि वो तो प्लास्टिक की डॉल लगती थी। वेल कांग तो हमेशा से बोलने में अच्छी थी। वो सेओरी के बिहाफ पर उन्हें जिस तरह के जवाब देती है वो सुनते ही हैरान रह जाती है कि सेओरी के मुंह में कब से जुबान आ गई। ये तो हमेशा शांत रहती थी, हमें कोई जवाब नहीं देती थी। और इतने में सेओरी देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अपने कपड़ों में से एक फोन निकाला है और वो बातें कर रही है। अब वो तो ये सारा कुछ देखकर हैरान हो जाती है। मोबाइल फोन्स का कॉन्सेप्ट तो उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि हर कोई हाथ में क्या लेकर घूम रहा है। इतने में वो अपने कपड़ों में भी तलाश करने लगती है कि शायद यहाँ पर भी कोई इक्विपमेंट छुपा हुआ होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर इतने में वो देखती है तो वहां पर काफी सारे लोग थे जो कि जख्मी दिखाई दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो महल पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। एक आदमी उन्हें लीड भी कर रहा था, और वो आदमी तो डायरेक्टर था जो उन्हें जल्दी से सेट पर पहुंचने को कह रहा था। पर उन्हें देखकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे हमला हो चुका है। वो डर जाती है, कहती है बगावत हो चुकी है, और महल के बाहर के लोगों को ये इत्तला देने के लिए जा रही थी। भागती भागती वो जैसे ही महल के बाहर पहुंचती है तो बगावत के बारे में तो वो भूल ही गई थी, क्योंकि उसके महल के बाहर अब इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स थे, इतनी तेज तेज गाड़ियां चल रही थी। वो सोचती है कि ये क्या चीजें हैं जो घोड़े से भी तेज हैं। और फिर आसमान में देखती है तो वहां पर एरोप्लेन्स थे। वो बस परेशान हो जाती है, वो तो बेहोश ही होने वाली थी। उसके लिए बिल्कुल नया था, वो तो शॉक्ड ही रह जाती है। अब इसके साथ ही दिखाते हैं हमें हमारे ड्रामे के मेल लीड को, और हमारे मेल लीड का नाम सैगी है, और ये एक 3rd जनरेशन चाबल है। वो बस अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। बिजनेस करना उसे बहुत अच्छे से आता है, स्पेशली दूसरी छोटी कंपनीज को एक्वायर करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। पब्लिक ओपिनियन क्या है इससे तो उसे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उस पर टॉन्ट करते थे, उसे बुरा भला बोलते थे, कि जिस तरह से वो अपने लॉज में अमेंडमेंट करता था लोगों को वो पसंद नहीं आती थी। अक्सर लोग उसके सामने प्रोटेस्ट भी करते थे। सेगी अपने कामों से फिर भी बाज नहीं आता था। इसके अलावा वो लोगों में बहुत ज्यादा इनफेमस था। उसकी आजकल एक फुटेज जो वायरल हो चुकी थी उसमें वो अपनी फैक्ट्री में खड़ा हुआ था। वहाँ के वर्कर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर गुस्सा करता है, उन्हें बुरा भला बोलता है और चीजें भी तोड़ता है। इस सब की वजह से पब्लिक और भी उसके खिलाफ हो चुकी थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। जनता उसकी पावर, उसके पैसे को कम नहीं कर सकती थी। आज के दिन भी वो एक आदमी से मिलने के लिए जाता है, उसे 10 सेकंड देता है फैसला करने के लिए। वो उसकी कंपनी एक्वायर करने के लिए गया था। पहले तो आदमी नखरा दिखाता है, लेकिन उसके बाद 3 बिलियन वॉन खोने के बाद ही वो सैगी की दी हुई कीमत पर साइन करने के लिए रेडी हो जाता है।
क्योंकि सैगी ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए एक ऐसी चीज प्रिपेयर की हुई थी कि जिससे उसकी कंपनी डूब सकती थी। और जब वो बाहर निकला था तो वो लिटरली रो रहा था। इतने में हमें सैगी के असिस्टेंट को दिखाते हैं जो न्यूज सुन रहा था। उसे पता चलता है कि आज सोलर एक्लिप्स है और उसके साथ साथ एक रेड कॉमेट भी दिखाई देगा। ये नज़ारा 300 साल बाद रिपीट हो रहा है। उसका मन तो बहुत था कि ये नज़ारा देख सके, लेकिन उसे लगता नहीं था कि सैगी के टाइट स्केड्यूल में उसे ये समय एंजॉय करने का टाइम मिल सकेगा। सैगी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन था और उसे कभी किसी पर दया नहीं आती थी, स्पेशली उन लोगों पर जो कि पहले कभी क्रोल रहे हों। इतने में सैगी भी अपनी वो वायरल वीडियो देखता है। अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या ये सच में मैं हूँ? असिस्टेंट कहता है, नहीं, ये तो डीप फेक से बनाई हुई है। अच्छा, तो किसी ने फेक वीडियो में मेरा फेस यूज किया और तुम लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हो? असिस्टेंट कहने लगता है, नहीं, हमने पिटीशन के लिए फाइल प्रिपेयर कर ली है। हम इस कंपनी को सू करने वाले हैं जिसको यूज करके आपकी ये फुटेज बनाई गई है। सैगी कहने लगता है, तुम पागल हो क्या? मुझसे तो खुद नहीं पहचाना जा रहा कि ये मैं ही हूँ या फिर मेरा कोई क्लोन। ओ माय गॉड, तुम लोग कब सीखोगे? इन्हें सू नहीं करना बल्कि इस कंपनी को एक्वायर करना है। ये टेक की फील्ड में मेरी अगली एम्पायर बनने वाली है। और फिर इसी के साथ ही हमें चॉय मोंडो को दिखाते हैं और ये है सैगी का एक कजन। ये भी एक चायबल है। मोंडो एक इंटरव्यू दे रहा था। मोंडो रिपोर्टर के क्वेश्चन के पहले तो शांति से जवाब देता है, लेकिन जब उसे फील होता है कि ये इंटरव्यू मेरे बारे में नहीं है बल्कि मेरे से ज्यादा इस सैगी के बारे में मुझसे क्वेश्चंस कर रहा है, तो वो उसे साफ कह देता है कि मुझे ये खुद की इंसल्ट फील हो रही है। वो हमेशा अपने फेस पर एक स्माइल सजाए रखता था, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि वो सैगी से सख्त नफरत करता है, उसे अपना कंपटीशन मानता है, चाहे अच्छी या बुरी। लेकिन सैगी हमेशा न्यूज में रहता था और उसे पे करके अपने इंटरव्यूज दिलाने पड़ते थे और ये बात मुंडो को बहुत बुरी लगती थी। और फिर इसके साथ ही हमें दादाजी को दिखाते हैं जिन्हें सैगी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अभी पिछली कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई थी और इसकी ये फुटेज आ गई है। सैगी भी पूछता है, दादाजी ने क्या रिएक्शन दिया मेरी वीडियो देखने के बाद? असिस्टेंट अच्छी बात कहना चाहता था, लेकिन सैगी कहने लगता है, मुझे पागल समझा है क्या? दादाजी मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। उन्हें तो लगता है कि मैं एक दुकान नहीं चला सकता, पता नहीं कंपनी कैसे चला रहा हूँ। वेल, अब इतने में जब वो वापस जा रहा था तो एक लड़की उनकी गाड़ी से टकरा जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि स्योरी ही थी। उसे यहाँ के रूल्स का कुछ पता नहीं था। ग्रीन लाइट, रेड लाइट क्या होती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका सिर चकरा रहा था इतनी सारी ट्रैफिक और शोर देखकर। और फिर किस्मत खराब कि वो आई भी सैगी की गाड़ी के नीचे। लेकिन ये किस्मत खराब स्योरी की नहीं बल्कि सैगी की होने वाली है। सैगी भी हैरान था कि ये किस जमाने की हरकतें कर रही है। क्या ये कोई पागल है या फिर इसे किसी ने प्लांट करके मेरी गाड़ी के नीचे आने के लिए भेजा है? सैगी जो कि हमेशा से बहुत तेज बनता था उसके पीछे पीछे चलता है और फिर उसे एक गाड़ी से बचा लेता है। एक दफा तो सीन एकदम रोमांटिक सा हो गया था और फिर इतने में ये सीन लड़ाई के सीन में बदल जाता है। सैगी उस पर चिल्लाता है कि किसने तुम्हें पैसे दिए हैं मेरी गाड़ी के नीचे आकर मरने के लिए? क्या पहले मेरी कंट्रोवर्सीज कम है क्या? मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूँ। अब ये सुनते ही स्योरी तो उसके मुंह पर एक थप्पड़ ही दे मारती है। कहती है, घटिया इंसान, मैंने आज से पहले तुम जैसा नीच नहीं देखा। इधर उधर के लोग भी रुक कर ये सीन देखने लगते हैं। कुछ को तो ऐसा लगता है कि किसी कपल के बीच फाइट हो रही है। और सैगी अब क्या करता, एक लेडी पर तो हाथ नहीं उठा सकता था। उसे कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मांगो जितना मांगती हो। उन्होंने जितना पैसा तुम्हें दिया मैं उसे डबल देने को तैयार हूँ। और इस बात पर तो स्योरी उस पर और चिल्लाती है। एक वैन आकर रुकती है, वहां से वो एक टहनी उठाती है और उसकी पिटाई लगाना स्टार्ट करती है। कहती है, मुझे खरीदेगा? घटिया इंसान, नीच कमीने, पता नहीं क्या क्या बोलती है। सड़क पर उसने तो तमाशा ही लगा दिया था। हर कोई ये सीन देखकर एंजॉय कर रहा था। सैगी को भी उस लड़की पर हाथ उठाना ही पड़ता है, लेकिन वो टहनी से नहीं बल्कि एक फूल से उसे मार रहा था। कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को काफी मार लिया है, सब कुछ इवन हुआ। और हाँ, तुम मेरी गाड़ी से टकराई थी, लगता है तुम्हारे सिर पर चोट लग गई है। अगर तुम्हें कुछ कॉम्पनसेशन या मेडिकल बिल्स लेने हैं, जो भी बिल आया मैं पे करने को रेडी हूँ। ये कहता हुआ वहां से भाग जाता है और स्योरी तो बस ये देखकर हैरान थी कि ये क्या चीज। इस तरह की राइटिंग तो वो पढ़ सकती थी, लेकिन ये इंक कौन सी यूज हुई है उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और बस सैगी ऑफिस में पहुंचता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। कहता है वो खुद को क्या समझती है कि जॉसन की क्वीन थी वो। और फिर इतने में उसका मूड खराब करने के लिए एक और आदमी वहां बाहर पहुंचा हुआ था और प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसे गार्ड्स उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जबकि उधर स्योरी को दिखाते हैं कुछ स्कूल के बच्चे सड़क क्रॉस करके म्यूजियम में जा रहे थे और उस म्यूजियम में उनकी टीचर यही बोलकर लेकर जा रही थी कि आओ तुम्हें जॉसन एरा दिखाऊं।
और ये सुनते ही स्योरी भी उनके पीछे चलने लगती है, क्यों बनाकर, ये समझ कर के शायद वो अपने टाइम में वापस पहुंच जाएगी। लेकिन आगे जाती है तो एक म्यूजियम था। यहाँ पर टीचर बच्चों को एक पेंटिंग दिखा रही थी और वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि वही थी जो मरने से पहले लेडी कांग ने बनाई थी। इस टाइम पर तो पेंटिंग किसी और के नाम पर थी, एक क्वीन ने उस पेंटिंग पर अपना नाम लिखा हुआ था। इतने में स्योरी ये सुनते ही चिल्लाने लगती है, ये झूठ है, क्वीन ने नहीं, है तो मैंने बनाई थी। और फिर खुद को संभालती है और अपना नाम लेकर पूछती है कि क्या कोई इस पर्सनैलिटी को जानता है 300 साल पहले से। उसका पूरा नाम कांग डानशिम था। ये नाम सुनते ही बच्चे कहने लगते हैं, अच्छा, हिस्ट्री की वो विलन जिसे उसके रैंक से, उसके टाइटल से हटा दिया गया था। और ये सुनते ही उसका दिल टूट जाता है कि मैं इतने सालों बाद एक नया जन्म लेकर इस दुनिया में आई हूँ और सुनने को ये मिला है कि मौत के बाद भी मुझे बदनाम कर दिया गया। मेरी पेंटिंग्स, मेरा लिटरेचर किसी और ने चुरा लिया और मुझे एक विलन बना दिया। मौत के बाद भी उसकी कदर ना हुई, मरने के बाद भी उसने कुछ ना पाया। ये सुनते ही उसका दिल टूट जाता है। अब उसे इतनी तो जरूर समझ आ चुकी थी कि वो अपने जमाने से 300 साल आगे इस दुनिया में ट्रैवल कर चुकी है। इसके साथ ही उसे पुराने जमाने की यादें भी आने लगती हैं। लोग उसके बारे में बुरा बोलते थे क्योंकि वो एक छोटी जात की थी और अपने इंटेलेक्चुअल की बेस पर वो काफी आगे पहुंच चुकी थी और एक कॉन्क्यूबाइन थी जो कि एम्परर की थी। लोग उससे जेलस होते थे, उसके बारे में अफवाहें फैलाते थे, उसके पीठ पीछे उसे बुरा भला बोलते थे। ये सब उसे मालूम था, लेकिन ये बुरी बातें भी उसे कभी डिस्करेज नहीं कर पाई थी। अब इन्हीं यादों में खोई हुई वो इस मॉडर्न एरा में से गुजर रही थी। लेकिन फिर वो अपने आप को संभालती है और खुद से ही कहने लगती है कि इस दुनिया में मुझे एक दूसरा चांस मिला है, मरकर मैं फिर से जी हूँ। लेकिन अब ये हेल है या हेवन ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपकी जिंदगी को बेकार नहीं होने दूंगी। मैं खुद को स्ट्रांग बनाऊंगी और जो नेचर ने मुझे दूसरा चांस दिया है इसका पूरा पूरा फायदा उठाऊंगी। खुल के जीऊंगी, जो पहले नहीं कर सकी अब करूंगी। और बस इस वादे के साथ ही उसे ख्याल आने लगता है। वो अपने हाथ में उसी कार्ड को देखती है। उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि जो आदमी मुझे मिला था वो बहुत ही पावरफुल पर्सन था। वो हमेशा रॉयल और पावरफुल पर्सन्स के करीब रही थी। वो सोचती है कि अगर इससे स्टिक होकर रहूंगी तो मैं भी ऊपर जा सकती हूँ, इसलिए टाइम है इससे मिलने का। दूसरी तरफ हमें सेगी को दिखाते हैं। सेगी को उसका असिस्टेंट कह रहा था कि आजकल वेस्ट में एक नई थ्योरी चल रही है और वो ये है, थप्पड़ से ही प्यार और डेटिंग का आगाज होता है। आपने भी आज ही थप्पड़ खाया है। ये बात सुनते ही वो तो उसे टाई से पकड़ लेता है, उसका गला ही दबाने वाला था। कहता है कि आज के दिन तो उस लेडी का मेरे सामने दोबारा नाम भी ना लेना। इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि सेगी को लोग इसलिए भी बुरा भला कहते थे क्योंकि उसकी मॉम किसी बड़े परिवार से नहीं थी, बल्कि वो एक आम सी पर्सन थी, एक छोटी सी फैमिली से, और वो मिस्ट्रेस का बेटा था। इसीलिए लोग उसे लो ब्रीड का चावल भी बोलते थे। ये बात उसके लिए एक गाली थी, लेकिन उसे ये बात कभी डिस्ग्रेस नहीं करती थी। और ये बात हमें इन दोनों में कॉमन दिखती है, स्योरी और सेजी में। इतने में दादाजी आते हैं, उस पर चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं कि अपने आप को सुधार लो, कंट्रोवर्सी से निकल आओ और मेरी बात मानो तो जल्दी शादी कर लो। दादाजी ने उसके लिए काफ़ी सारी ब्लाइंड डेट्स अरेंज की थी, लेकिन वो हर लड़की से ब्लाइंड डेट की तरह नहीं मिलता था, बल्कि इस तरह से मिलता था कि जैसे कोई बिजनेस डील फाइनल करने वाला हो। अपना प्रपोजल साथ लेकर जाता था कि अगर तुम इन शर्तों पर मेरे से शादी करोगी तो तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की कंपनी को फायदा होगा। और इसी वजह से उसकी एक भी ब्लाइंड डेट कामयाब नहीं हुई थी। इतने में हमें पता चलता है कि उसकी कंपनी आजकल एक कॉस्मेटिक्स की नई रेंज इंट्रोड्यूस करने वाली है और उसको इंस्पिरेशन मिली है जॉनसन एरा से, नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड। और आज के दिन बहुत सारी मॉडल्स थी जो कि वहाँ ऑडिशन देने के लिए आई हुई थी, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। और बस इन्हीं कपड़ों में स्योरी भी वहाँ पहुँच जाती है, इसलिए वो अजीब नहीं दिख रही थी। रिसेप्शन पर कार्ड दिखाती है, वो यही समझती है कि इन कपड़ों में ऑडिशन देने के लिए ही आई होगी। उसे एक टैग पकड़ाती है और कहती है कि वहाँ जाएं और बाकियों के बीच वेट करें। और बस इतने में जी हियो भी वहाँ पहुँच जाती है, वही जो कि स्योरी की राइवल थी। वो जैसे ही स्योरी को वहाँ देखती है तो आकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। कहती है कि हम इतने बड़े बड़े लोग हैं और तुम एक स्टैंड इन यहाँ पर आई हुई हो, तुम्हारी क्या पहचान है जो इतनी बड़ी कंपनी तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर रखेगी। अब इन बातों की तो स्योरी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो कहने लगती कि मैं यहाँ पर एक घटिया इंसान को मिलने के लिए आई हूँ। और ये बात सुनते ही जी हियो को लगता है कि जैसे ये मुझे घटिया बोल रही है, और इर्द गिर्द की सारी गर्ल्स ने भी ये बात सुन ली थी। हर कोई देख रहा था कि ये कौन है जिसकी इतनी जुबान चलती है। और इससे पहले कि वो दोनों गर्ल्स फाइट करती, उससे पहले ही उन्हें अंदर बुला लिया जाता है। वो 3 फाइनलिस्ट में चूज हो चुकी थी।
वेल सेओरी बेशक 300 साल पीछे से आई थी, लेकिन उसके विचार इतने मॉडर्न थे कि इंटरव्यूज भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर जी हियो कह रही थी कि कुछ सालों बाद मैं अपनी एक फैमिली एस्टैब्लिश करते हुए खुद को देखती हूँ, लेकिन सेओरी का कहना था कैसे कोई भी विचार मेरे नहीं है। उस बेचारी को तो जैसे प्यार से फैमिली सिस्टम से भरोसा ही उठ चुका था। उसे कॉन्क्यूबाइन बनाया हुआ था और फिर भी उसे धोखा मिला था। वो बोलती है इस जन्म तो मैं शादी ही नहीं करने वाली, क्योंकि मैं बाउंड नहीं होना चाहती, मैं ऊंचा उड़ना चाहती हूँ। और फिर इतने में हमें दिखाते हैं कि फाइनलिस्ट को देखने के लिए सेजी भी अंदर आता है, और जैसे ही सेजी आया था उसे देखते ही सेओरी के मुंह से निकलता है तुम घटिया इंसान। उसने तो जैसे उसका नाम ही घटिया रख लिया था, लेकिन थैंक्स गॉड बाकी लोगों ने ये शब्द सुने नहीं थे। इंटरव्यू जैसे ही ओवर होता है तो वो सेजी के पीछे पीछे जाती है और उससे कहने लगती है कि मेरे पास एक डील है तुम्हें ऑफर देने के लिए। उसने भी इसका नाम सेओरी पढ़ लिया था। वो कहने लगता है कि तुम जैसा पर्सन मुझे कोई डील दे ही नहीं सकता। उसमें इतना नखरा था कि सेओरी ने आज से पहले इतना नखरा शायद पहले कभी झेला ही नहीं था। उसके पीछे पीछे जाने लगती है और यहाँ पर जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने वाला था, सेओरी को बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर उसे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि इर्द गिर्द कोई असैसिन है जो कि सेजी पर हमला करने वाला है और पार्शियल सोलर एक्लिप्स हो रहा था। वो सेजी को रोकती है कि गाड़ी में ना बैठना। इतने में बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं और सेजी अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि आखिरी लम्हे वहां पर फुल सोलर एक्लिप्स हो जाता है। थोड़ा अंधेरा छा जाता है। सब लोग यही मंजर देख रहे थे। वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं और सेओरी फिर भागते हुए सेजी को साइड पर कर लेती है और इतने में उसकी गाड़ी के ऊपर एक भारी चीज आकर गिरी थी, जो कि शायद सेजी अंदर बैठा होता तो उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। अब एक तरह से सेओरी ने सेजी की जान बचाई थी और उसकी लाइफ सेवर बन चुकी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।